दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी के मॉडल सेट 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन, जो कि आप सभी के लिए बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सभी छात्र अंत तक बने रहें और बताए गए सभी क्वेश्चन व आंसर को ध्यानपूर्वक देखेंगे और इसको अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा। एग्जाम से पहले इनको रट लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी जो बोर्ड की परीक्षा में जो है इस बार जो है ऑब्जेक्टिव में कुल प्रश्नों की संख्या 40 रहने वाला है। सभी प्रश्न जो है 1 अंक का होगा, यानी कि फुल मार्क जो आप लोगों का 40 अंक का होने वाला है, ठीक है। और जिसमें कि सभी प्रश्न में जो है 4 विकल्प दिए जाएंगे। जो सही विकल्प होगा उसको चुनकर जो है आपको मार्कशीट पर जो है गोले को काला करते हुए आपको भरना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देखें, यहाँ पे जो है आपका सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प को चयन करें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो गद्यांश दिया है इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लें। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है गद्यांश में कि आज के युग में कंप्यूटर का आविष्कार एक वरदान की तरह हुआ है। कंप्यूटर दुनिया के जटिल से जटिल और श्रमसाध्य कार्यों को चुटकी बजाते ही हल कर देता है। कंप्यूटर भविष्यवाणी की तय कह सकता है, मनोरंजन करा सकता है, आदमी के शरीर का विश्लेषण और अध्ययन करा सकता है तथा दुनिया की किसी भी जानकारी को पकड़ सकता है। कंप्यूटर सूचनाओं की मानव मस्तिष्क से अधिक तीव्र गति से विश्लेषण कर सकता है। कंप्यूटर को ही संसार के क्षेत्र में आई क्रांति का वास्तविक कारण माना जाता है। यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसमें सूचनाओं को चुंबकीय देव भरा जाता है। इसमें चिप कर कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। चिप आदमी के नाखून के बराबर होते हैं। इस पर पैकेज तैयार से है जिसके माध्यम से कंप्यूटर कार्य करता है। तो इस गद्यांश को हम लोग पढ़ लिए हैं। इसमें क्या लिखा है कि कंप्यूटर का जो आविष्कार है वो किस प्रकार से हमारे मानव जीवन में जो है वरदान सिद्ध हुआ है, और इससे रिलेटेड जो प्रश्न दिए गए हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका रिलेटेड जो पहला प्रश्न दिया गया है कि कंप्यूटर का आविष्कार आज के युग के लिए है। तो युग के लिए क्या है? तो यह जो है युग के लिए वरदान है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि कंप्यूटर में टेलीविजन की क्या होता है। तो कंप्यूटर में टेलीविजन की क्या होती है? तो ये क्या होता है? स्क्रीन होता है, यानी कि आप कह सकते हैं उसका मॉनिटर है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, स्क्रीन। अगला प्रश्न है कि चिप्स का आकार कितना बड़ा होता है? तो चिप्स का आकार जो है आदमी के नाखून के बराबर होता है। ऑप्शन सी इसका सटीक आंसर होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे पढ़ा कि चिप आदमी के नाखून के बराबर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग पूरी तरह से पढ़ लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर यहाँ पे दिया गया है कि कंप्यूटर कैसा उपकरण है? कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल जो कि आपका पद्यांश से दिया गया है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिए। देखिए इस पद्यांश को आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। इससे रिलेटेड जो प्रश्न दिए गए उसको देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला सवाल दिया गया है कि कवि के अनुसार मनुष्य किधर बढ़ रहा है? तो कवि के अनुसार जो है मनुष्य जो है वो अंधकार की ओर बढ़ रहा है, यानी कि अंधेरे की ओर बढ़ रहा है, अंधर की ओर। यहाँ पे लिखा है अंधर की, लेकिन अंधकार होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप इग्नोर कीजिए, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, अंधकार की ओर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि किसके बिना शरद का आनंद नहीं मिलता है? तो किसके बिना शरद का आनंद नहीं मिलता है? तो दुख के बिना जो है शरद का आनंद जो है नहीं मिलता है। तो ऑप्शन सी इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि मनुष्य में किसे विष देकर मार डाला? तो किसको विष देकर मार डाला? तो गंगा नदी को, ठीक है, यानी कि गंगा को जो है विष देकर मार डाला है। जैसे आप कह सकते हैं कि अभी वर्तमान समय में ही देखें, मनुष्य जो है अपशिष्ट पदार्थों को गंगा नदी के किनारे फेंक देते हैं, जो कि पूरी तरह से जो है प्रदूषित हो रहा है, और ये नहीं करना चाहिए। इसको जो है संरक्षण करनी चाहिए, बचाव करनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर दिया गया है कि मनुष्य की गलतियों से क्या पिघल रहे हैं? तो मनुष्य की गलतियों से जो है तो वो हिमखंड पिघल रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? हिमखंड पिघल रहे हैं, यानी कि हिमालय पठार जो है पिघल रही है। ऑप्शन ए इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल आपका व्याकरण से दिया गया है, जिसमें दी गई है कि 9वां नंबर सवाल ये कहता है कि जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म उपस्थित नहीं होता और ना उसके आने की संभावना होती है, वहां कौन सी क्रिया होती है? दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जिस क्रिया में, यानी जिस वाक्य में जो है क्रिया के साथ अगर कर्म उपस्थित होता है तो वो क्या होता है? सकर्मक होता है। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है ये क्रिया के साथ कर्म उपस्थित नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? अकर्मक हो जाएगा, ठीक है। तो अकर्मक कहाँ पर है? तो यहाँ पे हो जाएगा असकर्मक। देखिए यहाँ पे है ना असकर, तो यहाँ पे
देखिए आकर्षक दिया गया है लेकिन ये आक्रामक होगा, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सटीक आंसर होगा, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखें। अगला सवाल यहाँ पे देखिए दिया गया है कि कौन से वाक्य प्रेरणार्थक का अर्थ है, यानी कि प्रेरणार्थक, यानी दोस्तों कौन सा ऐसा वाक्य जो प्रेरणा स्वरूप होता है, वो उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, 4 ऑप्शन, इसको आप लोग को अच्छे से समझना है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे जो ए नंबर दिया गया है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये जो है प्रेरणार्थक है, ठीक है, प्रेरणार्थक है, यानी कि माँ बच्चे को पानी पिलाती है, ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल 11 नंबर है कि राहत ढोलक बजाता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है राहल, तो राहल नहीं होगा, यहाँ पे राहुल होगा, ठीक है, राहुल जो है ढोलक बजाता है, इस वाक्य की क्रिया का भेद बताइए, तो क्रिया की भेद बताना है, तो ये कौन सा है, ये सकर्मक क्रिया है, ठीक है, ये देखिए पिछले सेशन में आपको मैंने बताया, पिछले सेट में भी इसके पूरी तरह से ब्यौरा के साथ में आपको पूरी संक्षेप में बताया कि क्यों ऐसा है, ये सकर्मक क्रिया क्यों होता है, क्योंकि ये पूरी तरह से साधारण वाक्य है, ये जो है एक कर्ता जो है काम को कर रहा है, कर्ता जो है एक काम को बोधित कर रहा है, यानी ढोलक बजा रहा है कर्ता, तो यहाँ पे क्या है, सकर्मक क्रिया है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 12 नंबर सवाल दिया है कि आसमान में पतंग उड़ रही है, इस वाक्य में क्रिया पद क्या है, तो पतंग जो है उड़ रही है, पतंग क्या है, यह एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन क्रिया क्या है, क्रिया उड़ रही है, उड़ना यहाँ पे क्रिया बता रहा है, इसलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, उड़ रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है, मैं अब सह नहीं सकता वाक्य में कौन सा कारक है, तो कौन सा कारक है बच्चों, यह क्या है, मैं अब सह नहीं सकता, तो इसमें क्या है, ये भाववाच्य है, क्योंकि वो जो है अपने भाव को व्यक्त कर रहा है कि मैं अब सह नहीं सकता, ठीक है। चलिए ऑप्शन सी इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि क्रमवाच्य डैश का उपभेद है, क्रमवाच्य डैश का उपभेद है, तो क्या हो जाएगा, क्रमवाच्य जो है कृत्यवाच्य का उपभेद है, ऑप्शन ए इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि मृदुला के द्वारा पत्र लिखा गया, ये किस वाच्य का उदाहरण है। दोस्तों मैंने आपको बताया था किसी वाक्य में अगर द्वारा का प्रयोग हो, द्वारा लगा रहे, तो वह क्या होगा, वह भाववाच्य होगा, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे, ऑप्शन सी इसका सटीक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल दिया कि कलम नयन कौन सा समास है। देखिए कमल नयन जो है यह कौन सा समास है बच्चों, क्योंकि मैंने आपको इसके तरह से बताया था ये क्यों क्या है, कर्मधारय है, क्या है, कर्मधारय है, क्योंकि यह जो है कर्म के साथ यहाँ पे बता रहा है, इसलिए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा, कर्मधारय होगा, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखें। अगला सवाल है द्वंद्व समास में पद प्रधान होते हैं, तो द्वंद्व समास में क्या होते हैं बच्चों, द्वंद्व समास में जो है यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों जो है प्रधान होते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कनक का अर्थ कौन है, तो कौन नहीं है, तो यहाँ पे कनक का अर्थ यहाँ पे पूछा गया है, तो कनक का अर्थ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कौवा, ठीक है, क्या हो जाएगा, कौवा हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 19 नंबर दिया है कि क्रिया विश्लेषण शब्द किसकी विशेषता बतलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा संज्ञा की, ऑप्शन ए इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि परिश्रम रिक्त स्थान है, उसके बाद दिया है सफलता नहीं मिलती, यानी कि परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती, ऑप्शन बी इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है जिस वाक्य में एक समापिका कार्य क्रिया होती है उसे वाक्य कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसे जो है सरल वाक्य कहते हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए इसको अच्छे से याद कर लें। अगला सवाल आपका बहुकल्पिक प्रश्न से यहाँ पे दिया गया है, जो कि आपका खंड गौ से है, जो कि पठित गद्यांश दी गई है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पठित गद्यांश को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, तो देखिए इसको जो है इस गद्यांश को पढ़ें और इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन क्यों चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे सवाल दिया गया है कि बाल गोविंद भगत जैसी की टोपी कैसी थी, यानी कि बाल गोविंद भगत की जो टोपी है वो कैसी थी बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कबीर पंथी जैसी थी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, क्योंकि बाल गोविंद भगत जो है कबीर के बहुत बड़े जो है भक्त थे, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला सवाल 23 नंबर है कि बाल गोविंद भगत यानी बाल गोविंद जगत, यहाँ पे जगत लिखा है लेकिन बाल गोविंद भगत होगा, यहाँ पे बाल गोविंद भगत गले में कैसी माला बांधे रहते थे, तो आंसर हो जाएगा तुलसी के जड़ों की एक बडौल माला, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 20 का सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल 24 नंबर की ओर, तो यहाँ पे देखिए 24 नंबर सवाल से पहले यहाँ पे कुछ गद्यांश से पंक्ति दी गई है, तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। यह तो एक डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर वह रहा था यह साल भी हो सका है कि आज से 50 पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से
उमड़ती भीड़ के बीच किसी संकोच कि एक लड़की का बिना धुआंधार बोलते चले जाना ही इसके मूल में रहा है। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। आगे इसका सवाल दिया गया कि लेखिका ने कहाँ धुआंधार भाषण दिया है, तो लेखिका ने कहाँ दिया है, अजमेर में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे सटीक से बताया गया है कि यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा है, पहले अजमेर जैसे शहर। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन दिया है, लेखिका, ठीक है, लेखिका के पिताजी के सामने किसने उसके भाषण की प्रशंसा की है, तो किसने की है, डॉक्टर साहब ने की है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल पठित काव्यांश से दी गई है, जिसमें दिया क्या है कि माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, अगर रोटी सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह है, बंधन है स्त्री जीवन के। तो इस काव्यांश को आप लोग पढ़ लीजिएगा दोस्तों। यह जो कविता है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है और इससे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न 100% पूछे जाते हैं। इस कविता को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों इसके जो लेखक है, यानी कि इसके जो कवि हैं, उनके भी नाम आप लोग लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका देखिए सवाल दिया गया है कि माँ ने किसे देखकर ना रिंझने का आदेश दिया है, तो किसे देखकर। तो ये दोस्तों यहाँ पे जो सवाल दिया गया है, इसको आप लोग अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, किसको रिझने के, यानी चेहरे को रिझने के लिए ना दिया है, आदेश दिया है। ठीक है, चेहरों को सजावट की ओर जो है और निर्देश नहीं दिया गया है। ठीक है, अगला सवाल दिया है कि नारियों के लिए किसे बंधन बताया गया है, तो यानी कि वस्त्रों और आभूषणों को जो है बंधन बताया गया है। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया है कि जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चरित्रता के छिपी एक रात कृष्णा है। ठीक है, तो इस पंक्ति में जो दी गई है, जो बातें यहाँ पे बताई गई है, उससे रिलेटेड यहाँ पे सवाल दिया गया है कि भरमाया शब्द का अर्थ है। तो भरमाया शब्द का अर्थ क्या है बच्चों, भरमाया का मतलब हो गया भ्रमित होना, यानी कि जो है घबरा जाना। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि मृग तृष्णा का अर्थ है, तो मृग तृष्णा का अर्थ क्या होता है, छलावा। ठीक है, यानी कि धोखेबाजी जैसे कह सकते हैं, यानी छलावा देना। ठीक है, ऑप्शन इसी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल आपका खंड गौ में दिया गया है, जो कि जो आपका पाठ्य पुस्तक से है, जिसमें दिया गया है कि उत्साह किस प्रकार का काव्य गीत है। तो उत्साह जो है यह क्या है, आह्वान। ठीक है, आह्वान काव्य गीत है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि माँ की अंतिम पूंजी किसे कहा गया है, माँ ने जो है अंतिम पूंजी अपनी बेटी को कहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, बेटी को। अगला सवाल है कि मुख्य गायक की आवाज कैसी है, तो मुख्य गायक की आवाज जो है चट्टान जैसी भारी है। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है सूरदास की भाषा है, तो सूरदास की भाषा कैसी है बच्चों, सूरदास की भाषा जो है वो ब्रज भाषा है। ठीक है, क्या होगा, ब्रज भाषा। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कवि को आकाश में फैले बादल कैसे लग रहे हैं, तो जो है काले घुंघराले बालों के समान जो है लग रहे हैं। तो ऑप्शन जो है 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है समाज में नाक किसका प्रतीक मानी जाती है, तो इज्जत का प्रतीक मानी जाती है। ठीक है, इज्जत का प्रतीक मानी जाती है। ऑप्शन सी का सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए 39 नंबर दिया गया है कि माता का आंचल पाठ मुख्य पात्र कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका जो है 36 नंबर जो सवाल है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा। ठीक है, देखिए 36 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ये भोलेनाथ का पात्र है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 37 नंबर है कि लेखिका के ड्राइवर कम साइड का क्या नाम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नाम हो जाएगा जीतन नागी। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल दिया गया है कि कस्बे के चौराहे पर किसकी मूर्ति लगी हुई है, तो सुभाष चंद्र बोस या चंद्रशेखर आजाद, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है ना, आप लोगों ने क्या पढ़ा था, आप लोगों ने पूरी तरह से पढ़ा है सुभाष चंद्र। ठीक है, नेताजी का चश्मा, नेताजी कौन था, सुभाष चंद्र बोस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि लेखक कनखियों से किसकी ओर देख रहा है, तो किसकी ओर देख रहा है बच्चों, तो वह जो है वह नवाब
की ओर देख रहा है, ठीक है, नवाब की ओर देख रहा है, ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि बिस्मिल्लाह खां का बचपन का क्या नाम था, तो उसका नाम था क्या, समुद्दीन, ठीक है, क्या हो जाएगा, समुद्दीन, ऑप्शन जो है सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे।